अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे कोल को। हमने कोल की डेफिनेशन, आगे उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टाइप, उसकी सारा कुछ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो उसके थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। आज हम उन्हीं कंपाउंड को, बल्कि उन्हीं मिक्सचर को डिस्कस करेंगे जो कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। लाजमी नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक कंपाउंड ही हो, बल्कि मोस्टली हमारे पास वो मिक्सचर की फॉर्म में हासिल होते हैं। उनमें डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं। जैसे कि कोल में अगर हम कहें तो 200 से अबव, बल्कि 1000 तक इतने ज़्यादा मटेरियल या इतने ज़्यादा कंपाउंड मौजूद हो सकते हैं। तो जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो मे बी एक जो हमारे पास पार्ट हासिल हो रहा है उसमें 200 हो जाएं ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरह से किसी में 4 हो जाएं, किसी में 5 हो जाएं, किसी में बिल्कुल एक ही हो या 2 हो जाएं, इस तरह से। तो हम डिस्कस करते हैं पहला जो इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो कौन सा है, वो है कोल गैस। नाम से जाहिर है कि ये एक गैस है लेकिन मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस 3 तरह की गैसेस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अक्सर स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिस्टेकनली लिख देते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कोल गैस में, ठीक है। देन हमारे पास इसका पर्पस हम देखते हैं, प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न इन एयर। मोस्टली कोल एज इट भी बर्निंग के प्रोसेस में यूज़ होता है या हीट प्रोड्यूस करता है, तो इससे बनने वाले मोस्टली जो प्रोडक्ट हैं वो भी इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये एयर प्रोवाइड करते हैं, एयर इनको प्रोवाइड की जाती है, तब ये हीट प्रोड्यूस करता है यानी बर्निंग का प्रोसेस करता है। यूज़ एज फ्यूल इन इंडस्ट्री, वही बात होगी कि हम इसको इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, इंजन वगैरह को स्टार्ट करने के लिए, मशीनरी वगैरह को स्टार्ट करने के लिए। प्रोवाइड इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हमने मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी होती है, मेटल को सेपरेट आउट करना होता है। एक स्पेसिफिक मेटल जो हमें रिक्वायर होती है उसको ज़मीन में से या पहाड़ों में से निकालना होता है। मेटल हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड पहाड़ों में से, माउंटेन के नीचे, डिफरेंट एरिया में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक मेटल अलग से चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बाकी मेटल जो इर्द गिर्द का मटेरियल होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्ट आउट करके सेपरेट आउट कर देते हैं, ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो अलग रह जाए, सेपरेट रह जाए। तो कोल गैस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर यानी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। किस प्रोसेस में? मेटलर्जिकल प्रोसेस में, यानी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। देन सेकंड प्रोडक्ट की बात करें, पहले हमने कोल गैस को डिस्कस किया। सेकंड प्रोडक्ट है हमारे पास अमोनिकल लिक्विड। अमोनिया लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। जैसे कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, जिसको समंदर में मौजूद या पानी में मौजूद जानदार इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। इसी तरह से हमारे पास अमोनिया गैस भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, जिसे हम मिक्सचर का नाम भी देते हैं या सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। तो इसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं अमोनिकल लिक्विड, यानी अमोनिया गैस डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर के अंदर प्रेजेंट है। प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। इस अमोनिकल लिक्विड का काम क्या है? ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये डिफरेंट पॉइंट पर हमारे पास एज अ मटेरियल रिक्वायर्ड हो सकता है। ये ऐसे नहीं है कि ये डायरेक्टली इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया और हमारे पास फर्टिलाइज़र बन गया, नहीं, बल्कि हमारे पास इसको बहुत से स्टेप से, बहुत से प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाके हमारे पास फर्टिलाइज़र की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है कि अगर हम इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं डिफरेंट कंडीशन में,
तो हमारे पास फर्टिलाइज़र बनता है अमोनियम सल्फेट, जो कि हम प्लांट्स को या ऐसी सॉइल को प्रोवाइड करते हैं जहां नाइट्रोजन और सल्फ़र की कमी होती है, सल्फ़र न्यूट्रिएंट की या नाइट्रोजन मिनरल की इस तरह से कमी होती है, उसको हम ये फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं। 2 प्रोडक्ट डिस्कस किए। देन हम देखते हैं थर्ड वन को। थर्ड वन है कोल तार। कोल तार एक थिक ब्लैक लिक्विड है, मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो मोस्टली एरोमेटिक्स होते हैं। ये 200 ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के 200 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर मौजूद हैं, और वो मोस्टली और एरोमेटिक्स होते हैं, कंपाउंड एरोमेटिक्स हैं। अब इन एरोमेटिक कंपाउंड को या जो दूसरे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर मौजूद हैं कोल तार के अंदर, इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने कोल को देखा था, उसके लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, लेकिन ये लिक्विड मटेरियल जो होते हैं इनके फ्रैक्शन को या इनके पार्ट्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो उसके नतीजे में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, और एक वेस्ट मटेरियल या रेजिड्यू जिसे हम कहते हैं, या बच जाने वाली चीज़, रेजिड्यू कहते हैं बच जाने, किसी प्रोसेस के दौरान जो चीज़ बच जाती है उसे हम रेजिड्यू का नाम देते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड हासिल होते हैं, और इन यूज़फुल कंपाउंड के अलावा ये जो हमारे पास नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके अलावा जो चीज़ बच जाती है एंड पर ब्लैक रेजिड्यू, उसे हम नाम देते हैं पिच का। ठीक है, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, वैसे वो वेस्ट जस्ट प्रोडक्ट के लिहाज से, लेकिन वो बहुत यूज़फुल होता है। ये ब्लैक रेजिड्यू है, ये हासिल होता है। इसके अलावा एरोमेटिक में बेंजीन है, फिनॉल है। यहाँ बेंजीन को तो आप जानते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था। फिनॉल को देखें तो जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर OH ग्रुप होता है। देन एनिलीन है, एनिलीन भी हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है। देन टॉल्वीन है, वो भी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, आप इसके नाम याद रखिएगा कि बेंजीन, फिनॉल, टॉल्वीन, एनिलीन और इसी तरह के और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू कोल तार से हासिल करते हैं। और उनके यूजेस हैं कि ये एक्सप्लोसिव यानी धमाका खेज मवाद में इस्तेमाल होते हैं, सारे नहीं बल्कि कुछ एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ वार्निशेस के लिए। वार्निशेस हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जो सरफेस को चमकदार बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं। पेंट वगैरह करने के बाद ऊपर वार्निशेस वगैरह फेरा जाता है या उसका किया जाता है, एक सरफेस उसकी सरफेस कोटिंग की जाती है ताकि सरफेस को शाइनी बनाया जा सके। देन है सिंथेटिक फाइबर एक होते हैं नेचुरल फाइबर और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में सिल्क आ जाता है, इसके अलावा कॉटन आ जाती है, ये नेचुरल फाइबर है जो डायरेक्ट हम प्लांट्स के थ्रू, फसलों के थ्रू हासिल करते हैं। सिंथेटिक फाइबर है जो लैब में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब आजकल जो हम क्लॉथ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बेडशीट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें नेचुरल फाइबर ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि नेचुरल फाइबर में कमी आती जा रही है। उसमें हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक फाइबर। हमारे जो क्लोथ्स हैं, हमारा जो क्लोथिंग का जो कपड़ा होता है, मटेरियल होता है, वो सिंथेटिक फाइबर पर मुश्तमिल होता है। देन है पेस्टिसाइड, पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जिसे हम नाम देते हैं पेस्टिसाइड। ये भी इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनाए जाते हैं। ब्लैक रेजिड्यू की बात की जाए, यानी जो हमारे पास रिमेनिंग मटेरियल बच जाता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बाद, वो यूज़ होता है सरफेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ। रोड और रूफ वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पिच को, जो कि इसका रेजिड्यू है किसका, कोल तार का। हमने आज 3 प्रोडक्ट्स डिस्कस किए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो कोल के हासिल होते हैं। एक कोल गैस हमने डिस्कस किया, अमोनिकल लिक्विड, एंड लास्ट वन इज कोल तार।